हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए क्या हूं, बायोलॉजी का आपका चैप्टर 2 टिश्यू। ये चैप्टर हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे अब तक आप सारे चैप्टर पढ़ते आ रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायो में। बच्चों, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हो तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे इसके बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट पड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जहां पर आंसर भी गिवन होता है, हमें केवल आंसर को पहचानना होता है। तो अगर हम चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करें तो हमें चैप्टर के बारे में डेप्थ नॉलेज हो जाती है। देखिए, अगर आप मेरा प्रीवियस रिजल्ट देखें तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि ये कुछ मेरे रिजल्ट हैं जिसमें आप देख सकते हो कि रैंक 2, 4, 5, 5, 8 इस टाइप के टॉप होल्डर्स, रैंक होल्डर्स बच्चे हैं। और ये केवल एक साल नहीं है, रिपीटेड फॉर्म में आप देखो लगातार ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को ये समझ में आ गया कि अगर इस एग्जाम की तैयारी हम पॉइंट टू पॉइंट करें तो हमें चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। 2019 का जो रिजल्ट था उसमें मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करके आपको YouTube पे अपलोड करके सारे रिजल्ट विद रोल नंबर एंड एप्लीकेशन में YouTube पे अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं बच्चों कि आप भी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करो तो आपकी रैंक भी ऐसे ही आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 टिश्यूज। टिश्यू होता क्या है, तो मेनली आपको डेफिनेशन जाना है। ग्रुप ऑफ सेल, बच्चों जो ग्रुप ऑफ सेल होता है, बहुत सारे सेल को जो मिला दिया जाता है तो टिश्यू बनता है। आपने पिछला चैप्टर सेल पढ़ा था, तो बहुत सारे सेल का जो ग्रुप होता है उसे हम टिश्यू बोलते हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। देखो, टिश्यू को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। जो टिश्यू प्लांट में पाया जाएगा वो प्लांट टिश्यू होगा, जो टिश्यू एनिमल में पाया जाएगा वो एनिमल में टिश्यू होगा। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली 2 कैटेगराइज में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। पहले हम पढ़ेंगे पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में आधा चैप्टर, फिर आधा चैप्टर पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो बच्चों, प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक होता है मेसेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। क्या आपको याद हो गया? प्लांट टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है मेसेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अब क्वेश्चन होता है कि मेसेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, मेसेमेटिक टिश्यू होता क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ मेसेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यू सेल। ऐसा टिश्यू जो नया सेल बना सकता है, ऐसा टिश्यू जो लगातार डिवाइड होकर नया सेल बना सकता है, उसे मेसेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इसका यह मतलब हो बेटा कि अगर कोई भी टिश्यू लगातार डिवाइड होता जा रहा है और कंटिन्यूअसली न्यू सेल की फॉर्मेशन कर रहा है तो वो मेसेमेटिक टिश्यू होगा। ठीक है, मेसेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर न्यू सेल बनाता है, न्यू सेल की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेसेमेटिक टिश्यू। अब मेसेमेटिक टिश्यू भी बच्चों 3 टाइप के होते हैं। मेसेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। देखो चैप्टर कितना लिंक वाइज है। पहले आपने जाना प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, मेसेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेसेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो न्यू सेल बनाता है। फिर आप पढ़ रहे हो मेसेमेटिक टिश्यू के टाइप्स। बच्चों, मेसेमेटिक टिश्यू भी 3 टाइप का होता है, एक होता है एपिकल, एक होता है लैटरल और एक होता है इंटरकैलरी। याद रखो लोगे, मेसेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है, एक होता है एपिकल, एक होता है लैटरल, एक होता है इंटरकैलरी। जो एपिकल होता है बच्चों वो पाया जाता है रूट्स में और स्टेम में। रूट्स एंड स्टेम में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एपिकल पाया जाता है। ऐसे ही लैटरल कहां पाया जाता है? तो ये इंक्रीज इन डायमीटर, ये डायमीटर को बढ़ाता है, ये प्लांट के डायमीटर को बढ़ाता है। इसका मतलब ये स्टेम में पाया जाता है, ये तनों में पाया जाता है। और इंटरकैलरी इट प्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑर्गन, ये ऑर्गन के लेंथ को बढ़ाता है, प्लांट के जो ऑर्गन्स होता है उसकी लंबाई को बढ़ाता है। तो आपको याद रखना है कि मेसेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं और कौन सा टिश्यू कहां पाया जाता है इसका भी ध्यान रखना है। मेसेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होता है, एक होता है एपिकल, एक होता है लैटरल, एक होता है इंटरकैलरी। एपिकल पाया जाता है रूट्स में और स्टेम में, रूट्स एंड स्टेम को बढ़ाता है। लैटरल पाया जाता है आपका स्टेम में, स्टेम के डायमीटर को बढ़ाता है, उसको मोटा करता है। और इंटरकैलरी का क्या काम है? लेंथ ऑफ ऑर्गन की लेंथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका परमानेंट टिश्यू। कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो कि प्लांट टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक होता है मेसेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। यहां पे आपका मेसेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया, पहले आपने मेसेमेटिक टिश्यू पढ़ा, फिर उसके टाइप्स पढ़े। अब आएगा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? When मेरिस्मेटिक टिश्यू लूज देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद कर देता है तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है? मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो लगातार डिवाइड होता रहता है और न्यू सेल की फॉर्मेशन करता है,
और जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन, डिवाइड होना बंद हो जाता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू न्यू सेल की फॉर्मेशन बंद कर देता है, उसे हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप इस डायग्राम से समझते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बच्चों दो कैटेगरी में बांटा जाता है। परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। याद कर लोगे, परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जो सिंपल टिश्यू है, उसके तीन कैटेगरी होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एक होता है स्केलेन्काइमा। ये गलती से बेटा हो गया, ये तीन इसके पार्ट्स है। सिंपल टिश्यू के, सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। वहीं कॉम्प्लेक्स के बच्चों दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये कंप्यूटराइज थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जाइलम, जाइलम यहां आना था, और फ्लोएम आपका यहां आना था। तो कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। देखो बेटा, परमानेंट टिश्यू कौन होता है? ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड होना बंद हो जाता है, उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर आप देखना चाहो तो ये फिर से मैंने दे रखा है, तो यहां पे आप याद कर लेना। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? अब हम क्वेश्चन उठता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो केवल वन टाइप ऑफ सेल से बनता है, मेड बाय वन टाइप्स ऑफ सेल। जो केवल एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, उन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। याद हो गया? सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं विच आर मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल, केवल एक ही टाइप के सेल से बनते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बेटा तीन पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, ये फिर से आ गया। सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेन्काइमा, एक होता है स्केलेन्काइमा। क्या याद कर लोगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है? आपको याद रखना है फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है? बच्चों, पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन है स्टोर करना। ये फूड को स्टोर करता है, इसके अलावा ये वेस्ट को भी स्टोर करता है। तो अल्टीमेटली काम तो वही हो ना, स्टोर करना। तो चाहे वो फूड हो चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, ये स्टोर करने का काम करता है। कौन? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है बच्चों फूड एंड वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखना, इकट्ठा करके रखना। ये पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन है। उसके बाद आता है क्लोरेन्काइमा। अब देखो, ये कोलेन्काइमा नहीं है, कोलेन्काइमा अभी आया नहीं है। पैरेन्काइमा का एक और पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, अब ये क्लोरेन्काइमा क्या होता है? तो ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो। देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोरेन्काइमा का मतलब होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा। ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो, उसे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। यानी पैरेन्काइमा का पार्ट होता है क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या होता है? ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो, उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, स्टार्च के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। ये स्टार्च को मैन्युफैक्चर करता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट्स के। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? एक बार फिर दोबारा समझ लो। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा का मेन काम क्या है? पैरेन्काइमा का मेन काम होता है स्टोर फूड, फूड को स्टोर करता है और ये वेस्ट को भी स्टोर करता है। वहीं अगला आता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? तो ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो, उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? क्लोरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है स्टार्च को मैन्युफैक्चर करना, जो हेल्प करता है बच्चों फोटोसिंथेसिस में। वैसे भी आप जानते हो क्लोरोफिल का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में होता ही है। इसके अलावा बच्चों पैरेन्काइमा का एक और पार्ट होता है, पैरेन्काइमा का एक पार्ट होता है एरेन्काइमा। अब ये एरेन्काइमा क्या होता है? ऐसा पैरेन्काइमा जो केवल एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है। एक्वेटिक प्लांट में जो पैरेन्काइमा पाया जाता है उसे एरेन्काइमा कहते हैं। और ये पता है क्या हेल्प करता है एरेन्काइमा? ये एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट मतलब
जो जल में पौधे होते हैं ना उनको तैरने में हेल्प करता है। इट फंक्शन इज टू गिव बायोंसी टू द प्लांट, ये प्लांट को बायोंसी देता है पानी के अंदर, जिसके कारण ये पानी पर तैर पाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि पैरेन्काइमा के दो पार्ट्स है। आप ध्यान से देखो, पहले मैंने आपको फंक्शन बताया, पैरेन्काइमा का मेन काम होता है फूड को स्टोर करना, वेस्ट को स्टोर करना। फिर मैं बता रहा हूं पैरेन्काइमा के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो, और एक होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा जो केवल एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है, यानी जलीय पौधे में, पानी के अंदर जो पौधे होते हैं ना उनके अंदर एरेन्काइमा पाए जाते हैं। और ये क्या हेल्प करता है एरेन्काइमा? एरेन्काइमा हेल्प करता है उन प्लांट को बायोंसी प्रोवाइड करता है, यानी पानी पे तैरने में हेल्प करता है। जितने भी कॉलेनकाइमा, अब आया कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा यानी दूसरा, पैरेन्काइमा था ना, ये देखो वापस जाता हूं, देखो क्या था पैरेन्काइमा, अब ये पैरेन्काइमा खत्म हो गया, अब आता है कॉलेनकाइमा पे। अब पढ़ेंगे हम कॉलेनकाइमा के बारे में। तो याद रखना बेटा, जो कॉलेनकाइमा होते हैं वो हमेशा लिविंग सेल से बनते हैं। कॉलेनकाइमा किससे बना होता है? लिविंग सेल से। पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा इन दोनों की खासियत है लिविंग सेल से बनता है। जो आपने अभी पैरेन्काइमा पढ़ा था, पैरेन्काइमा के दो पार्ट पढ़े थे, वो सब लिविंग सेल से बनता है। कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल से बनता है। और कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको सीधा खड़े होने में मदद करता है। इसके अलावा ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट देखते हो इतनी तेज हवा चलती है, आप उसके टहनी को कितनी बार हिलता डुलता है पूरे दिन में, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? कॉलेनकाइमा। पहली चीज, कॉलेनकाइमा लिविंग सेल से बनता है। दूसरी बात, कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ये सभी काम कॉलेनकाइमा थे। तो कॉलेनकाइमा के तीन मेन फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना प्लांट्स को। यहां पर आपका कॉलेनकाइमा खत्म होता है, कॉलेनकाइमा का कोई पार्ट नहीं होता। जैसे पैरेन्काइमा के दो पार्ट थे, देखो आपको याद दिला देता हूं, पैरेन्काइमा के दो पार्ट थे ना, एक था क्लोरेन्काइमा और एक आपका था एरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के दो पार्ट थे, लेकिन आपका कॉलेनकाइमा का कोई पार्ट नहीं होता। अब आते हैं बच्चों स्केलेनकाइमा, कि स्केलेनकाइमा क्या होता है। स्केलेनकाइमा लास्ट है, तो आपको याद रखना है सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन पार्ट्स होते हैं ना, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो स्केलेनकाइमा जो होता है वो डेड सेल से बनता है, याद रखोगे। स्केलेनकाइमा जो होता है बच्चों वो डेड सेल से बना होता है, ठीक है। ये डेड सेल से बना होता है और दे आर क्लोजली पैक्ड, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। स्केलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है? स्केलेनकाइमा का मेन फंक्शन है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। प्लांट को स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड करता है? तो वो स्केलेनकाइमा। अब कहोगे ये काम तो सर जी कॉलेनकाइमा भी कर रहा था। यस, कॉलेनकाइमा का काम भी है स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, लेकिन अगर दोनों के बीच कंपेयर किया जाए कि कौन ज्यादा स्ट्रेंथ एंड कौन ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट या कौन ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो आप स्केलेनकाइमा पे ज्यादा बिलीव करना, क्योंकि ये डेड सेल से बनता है और क्लोजली पैक्ड होता है, बहुत हार्ड होता है और इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, आपने नारियल देखा होगा, हस्क ऑफ कोकोनट, जो नारियल के भूसे होते हैं, आपने नारियल को छीला होगा कभी, तो उसके जो हस्क होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं छीलकर, बच्चों वो स्केलेनकाइमा से बना होता है। किससे बना होता है? स्केलेनकाइमा से। अब यहां पे मैं ये चीज आपको अलग से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है कि हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल का भूसा किससे बना होता है? तो जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है बच्चों वो स्केलेनकाइमा से बना होता है। इसके अलावा जितने भी आप सीड्स वगैरह एंड नट्स के कवर देखते हो ना, जो हार्ड कवरिंग होती है, अधिकतर जो आप सीड्स वगैरह नट्स वगैरह यूज करते हो वो हार्ड कवर्ड होते हैं, किसी न किसी चीज से कवर्ड होते हैं। जैसे अखरोट वगैरह आपने देखे होंगे, या बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं जो किसी न किसी हार्ड कवर से कवर्ड होते हैं। तो वो सब किससे बनता है? स्केलेनकाइमा। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था कि स्केलेनकाइमा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। यहां तक था पॉइंट नंबर 16। अब आता है पॉइंट नंबर 17 पे। पॉइंट नंबर 17 जो है बच्चों वो है एपिडर्मिस के बारे में, कि एपिडर्मिस क्या होता है। तो आपको याद रखना है ये आउटरमोस्ट लेयर होता है सेल का, सेल का आउटरमोस्ट लेयर होता है और ये एंटायर सरफेस पे पाया जाता है प्लांट के। केवल प्लांट सेल के अंदर जो आउटरमोस्ट लेयर होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसका मेन काम क्या है? ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है, ये प्लांट्स के पार्ट्स को या प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एपिडर्मिस इज ऑफ द यंग शूट्स एंड लीव्स कंटेन न्यूमरस
पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। आपने स्टोमेटा की डेफिनेशन पढ़ी होगी, स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस यंग शूट्स एंड लीव्स में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस यंग शूट्स एंड लीव्स में पाए जाते हैं और उन लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा कहा जाता है। याद रखोगे एपिडर्मिस, पहले एपिडर्मिस के बारे में याद रखना है कि आउटरमोस्ट लेयर होता है सेल का, ये प्लांट के इंटायर सरफेस पे पाया जाता है, इसका काम है प्रोटेक्ट करना। एपिडर्मिस मोस्टली पाया जाता है यंग शूट्स एंड लीव्स में। लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ईच स्टोमेटा ओपनिंग इज सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप सेल नोन एज द गार्ड सेल। अब स्टोमेटा का खुलना, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का खुलना एंड स्टोमेटा का बंद होना कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है गार्ड सेल, और ये भी एग्जाम में आ चुका है। याद रखना आपको, स्टोमेटा का खुलना और स्टोमेटा का बंद होना, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन डिसाइड करता है बेटा? ये डिसाइड करता है गार्ड सेल। गार्ड सेल डिसाइड करता है कि स्टोमेटा कब खुलेगा और कब बंद होगा। मेजर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? स्टोमेटा के बच्चों 2 मेजर फंक्शन होते हैं। पहला होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका काम है गैसेस को एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना और ऑक्सीजन को एक्सेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। तो स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान करता है प्लांट्स में। और दूसरा होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? अगर एक्सेस वाटर है, जो प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर होता है, वो सनलाइट पड़ने पर क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है, उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो स्टोमेटा के आपको याद रखना 2 फंक्शन होता है। पहला क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान करना, और दूसरा ट्रांसपीरेशन। ये दोनों जो फंक्शन होते हैं बच्चों, वो स्टोमेटा के फंक्शन होते हैं। अब आते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे। यहां पे आपका सिंपल टिश्यू खत्म हो गया। आपको याद है सिंपल टिश्यू क्या बताया था? सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं विच आर मेड बाय सिंगल टाइप ऑफ सेल, जो एक ही टाइप के सेल से बनते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होते हैं मेड अप बाय मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बनते हैं। जो मेड बाय मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बनते हैं बच्चों, उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में फर्क समझ में आ गया? सिंपल टिश्यू मेड बाय सिंगल टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड बाय मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल। वहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, आपको पहले ही बताया था, याद करो डायग्राम में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। याद रखोगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं। दे आर 2 पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। और बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। याद रखोगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम को हम वस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वस्कुलर टिश्यू, कि कौन सा वस्कुलर टिश्यू है। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं उसे वस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है। अब पढ़ते हैं हम जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है। देखो याद करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता है कि आपको केवल मेन चीज पूछा जाएगा। तो नोट्स को इस हिसाब से प्रिपेयर करा हमने, जो आपको नोट दिया है ना, उसे इस हिसाब से तैयार किया है कि बिल्कुल एक्यूरेट बैठे पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन के लिए। जाइलम का मेन फंक्शन होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। याद रखना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेकर वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बस इस चीज को याद रखो, जाइलम का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो बच्चों जाइलम टिश्यू करता है। वहीं फ्लोएम टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर हो गया? जाइलम टिश्यू वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस माने जाते हैं। अब बात करें बच्चों टाइप्स ऑफ जाइलम, मतलब जाइलम जो आपने पढ़ा जाइलम टिश्यू, इसको 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। जाइलम टिश्यू के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रैकिड्स, दूसरा होता है वेसल्स, फिर होता है जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। याद रखना आपको, जाइलम टिश्यू के 4 पार्ट्स होते हैं। जाइलम टिश्यू के 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ऐसा भी एग्जाम में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप या नॉट ए काइंड ऑफ जाइलम टिश्यू। इस प्रकार के एग्जाम में पूछ लेते हैं। इनमें 4 में से आपको 3 ऑप्शन तो यही मिलेंगे, चौथा ऑप्शन आपको चेंज कर देगा।
तो जाइलम टिश्यू के 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जो ट्रैकीड्स होते हैं बच्चों डेड सेल से बनता है, वेसल्स भी डेड सेल से बनता है, जाइलम फाइबर भी डेड सेल से बनता है। केवल जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल से बनता है, बाकी तीनों ही डेड सेल से बनते हैं। तो आप एक चीज याद रखना कि जाइलम टिश्यू के जो 4 पार्ट्स होते हैं उसमें से जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, बाकी सब डेड सेल से मिलकर बनते हैं। वहीं अगर फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो इसके भी 4 ही टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू भी 4 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनता है। एक होता है बच्चों सीव ट्यूब्स, एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है फ्लोएम फाइबर और एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा, तो आपको ये याद रखना फिर से कि जाइलम के 4 पार्ट्स हैं तो फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब इसमें फंक्शन क्या है ये ध्यान से सुनो। सीव ट्यूब इसका काम है ट्रांसपोर्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो मेनली फूड को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? मेनली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल क्या करता है? कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की हेल्प करता है, सपोर्ट सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब की मदद करता है, इसलिए नाम पड़ा ना कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल हेल्प करता है किसको? सीव ट्यूब को कंप्लीट करता है, उसको हेल्प करता है। फ्लोएम फाइबर का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जब फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा हो तो उस समय मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? तो फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम पेरेन्काइमा का क्या काम है? ये फूड को स्टोर करता है, स्टोर द फूड, ये फूड को स्टोर करने में मदद करता है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? जो एक से ज्यादा सेल से बनता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का मेन फंक्शन क्या बताया था? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का मेन फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, बाकी सब डेड सेल है। वहीं फ्लोएम भी 4 टाइप के होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसमें आपको याद रखना जो सबसे पहला था सीव ट्यूब, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की हेल्प करता है। फ्लोएम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लोएम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। क्लियर हो गया? अब आप कहोगे सर इसमें आपने लिविंग सेल और डेड सेल नहीं बताया। चलो अब बता देता हूं। याद रखो बच्चों, फ्लोएम फाइबर अकेला ऐसा है जो डेड सेल से बनता है, बाकी सब लिविंग सेल से बनता है। फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड सेल से बनता है, बाकी सभी लिविंग सेल से बनता है। यानी फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग सेल होगा, कंपेनियन सेल लिविंग सेल होगा, सीव ट्यूब लिविंग सेल होगा। केवल फ्लोएम फाइबर, ये देखो इधर, केवल फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड सेल से बनता है, बाकी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा ये सब बच्चों लिविंग सेल से मिलकर बनता है। यहां पर आपका प्लांट सेल खत्म होता है, यानी आधा चैप्टर यहां पर आपका कंप्लीट होता है। यहां से शुरू होता है बच्चों एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू बच्चों 4 टाइप के होते हैं। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर होता है कनेक्टिव टिश्यू, फिर होता है मस्कुलर टिश्यू और फिर होता है नर्वस टिश्यू। याद रखोगे एनिमल टिश्यू के 4 भाग होते हैं। एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट्स में बांटा जाता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब क्वेश्चन होता है एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या होता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसे प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आपकी बॉडी का जो सबसे आउटर लेयर है जिसे आप स्किन बोलते हो वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहरी पर्यावरण से आपके बॉडी को अलग करना, ताकि बाहर का एटमॉस्फेयर आपकी बॉडी के अंदर के पार्ट्स को इफेक्ट ना करे। एपिथेलियल टिश्यू को इसलिए प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। एपिथेलियल टिश्यू के 5 पार्ट्स होते हैं बेटा। इसका पहला पार्ट है स्क्वैमस, फिर आता है क्यूबॉइडल, फिर आता है कॉलमर, फिर आता है स्टेटेड कॉलमर और 5वां होता है बेटा स्टेटेड स्क्वैमस। याद रखना एपिथेलियल टिश्यू के 5 पार्ट्स होते हैं। फिर से बता रहा हूं, एपिथेलियल टिश्यू के बच्चों 5 पार्ट्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को 5 पार्ट्स में बांटा जाता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमर, सिलेटेड कॉलमर और स्टेटेड स्क्वैमस। अगर आपको यहां समझ में नहीं आया तो आप यहां देख लो, यहां भी मैंने लिख रखा है कि इसके 5 पार्ट्स होते हैं। पहला स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहां पाया जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है 2 जगह में, एक पाया जाता है हमारे एल्वोली में और एक पाया जाता है लंग्स में। और ये 2019 के एग्जाम में आया था कि लंग्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? आंसर था स्क्वैमस एपिथेलियम। ऐसे आपसे पूछेगा हमारी किडनी में और स्लेवरी ग्लैंड में, किडनी के अंदर और स्लेवरी ग्लैंड में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो बच्चों हमारे किडनी में और स्लेवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है क्यूबॉइडल। याद रखोगे
किडनी में और स्लैवरी ग्लैंड में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियर। कॉलमर कहां पाया जाता है? कॉलमर पाया जाता है हमारे स्टमक में और हमारे इंटेस्टाइन में। हमारे इंटेस्टाइन में और स्टमक में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो कॉलमर एपिथेलियम। क्लियर हो गया? क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आपकी किडनी में कौन सा टिश्यू है? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस प्रकार का आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। ऐसे याद रखना, हमारे किडनी ट्यूबल्स में या फिर हमारी ट्रेकिया में या फिर हमारी ऑबिडक में, ये सब हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, चाहे वो किडनी ट्यूबलेस हो या वो ट्रेकिया हो या वो ऑबिडक हो। इन सब में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो स्लेटेड कॉलमर एपिथेलियम। स्लेटेड कॉलमर एपिथेलियम कहां कहां पाया जाता है? किडनी ट्यूबल्स में, ट्रेकिया में और ऑबिडक में। और लास्ट, स्ट्रेटेड स्क्वैमस कहां पाया जाता है? हमारे स्ट्रेटेड स्क्वैमस पाया जाता है हमारे स्किन में, हमारे टंग जीभ में, हमारे ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ईसोफेगस, और इसमें लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के लाइनिंग में भी हमारे पाया जाता है स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर होगा? किस प्रकार से याद करना है आपको? इस प्रकार से याद करना है कि एल्वोली एंड लंग्स में पाया जाता है स्क्वैमस, किडनी एंड स्लैवरी ग्लैंड में पाया जाता है क्यूबॉइडल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाया जाता है कॉलमर एपिथेलियम, किडनी ट्यूबल्स, ट्रेकिया एंड ऑबिडक में पाया जाता है स्लेटेड कॉलमर एपिथेलियम, स्किन, टंग, ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ में पाया जाता है स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। मेनली एग्जाम में यह पूछा जाता है कि इस बॉडी के पार्ट्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो इससे बाहर नहीं पूछता कभी एग्जाम के अंदर। अब आता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। नाम ये कनेक्टिव टिश्यू, तो ये इसका काम होगा कनेक्ट करना। कनेक्टिव टिश्यू नाम है ना, तो ये कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? ये टिश्यू को कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू आर द टिश्यू विच बाइंड वेरियस ऑर्गन। अलग अलग ऑर्गन्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करता है? ये जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम है कनेक्ट करना, ऑर्गन्स को जोड़ना। और ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये वर्ड याद रखना। कभी भी एग्जाम में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की बात हो तो आप कनेक्टिव टिश्यू टिक कर देना, या फिर कनेक्टिव टिश्यू की बात हो तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स टिक कर देना, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का कौन कौन सा एग्जांपल है? अभी 2018 के एग्जाम में आया था कि ब्लड कौन सा टिश्यू है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ऐसे ही कोई भी एग्जांपल पूछ सकता है ना आपसे। ब्लड, अभी तो ब्लड की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको सारे कनेक्टिव टिश्यू एक साथ बता देता हूं। देखो कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे बोन जो हड्डियां हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज जो होता है वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, या आपको ऐसा पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो कौन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बताया बेटा? ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। अब वन बाय वन करके पढ़ेंगे। देखिए ब्लड, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अभी बताया था, पिछला एग्जाम में आया था। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर चार चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी? ब्लड में चार चीजें पाई जाती है। एक पाई जाती है बच्चों प्लाज्मा, एक पाई जाती है रेड ब्लड सेल आरबीसी, एक पाई जाती है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और एक पाई जाती है प्लेटलेट्स। मुझे लगता है सबको आता भी होगा कि ब्लड के चार कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के चार पार्ट्स होते हैं। प्लाज्मा, एक होता है आपका प्लाज्मा, एक होता है रेड ब्लड सेल, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल, और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। याद रखोगे, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, ब्लड के चार पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है बोन्स एंड कार्टिलेज। तो आप इतने सारा डिफरेंस मत याद करना, इसमें मेन चीज याद कर लेना। बोन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। बोन जो होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है, हड्डियां जो होती है वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होती, हार्ड होती है, जबकि कार्टिलेज होती है फ्लेक्सिबल। आपके कान जो है बच्चों कार्टिलेज से बना हुआ है, जबकि हाथ वगैरह जो है बोन से बना हुआ है। ये पोरस होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये नॉन पोरस होता है, इसमें बिल्कुल भी छिद्र नहीं होते। इसमें ब्लड वेसल पाए जाते हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ये किससे बनता है? ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट से बना होता है। याद रखोगे, ये प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट से बना होता है, जबकि ये केवल प्रोटीन से ही बना होता है। तो बोन्स एंड कार्टिलेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बोन्स हार्ड होता है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। इसमें पोरस होते हैं, इसके अंदर पोरस नहीं होते। इसमें ब्लड वेसल पाए जाते हैं, इसमें ब्लड वेसल नहीं पाए जाते। ये प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट से बना होता है, जबकि ये केवल प्रोटीन का बना होता है। दोनों ही हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट आता है टेंडन। अब 2017 का पेपर उठा लो, टेंडन आया था। टेंडन क्या होता है? टेंडन आंसर था, मतलब क्वेश्चन ये आया था
कि इट कनेक्ट बोन्स टू मसल्स, कि बोन्स को मसल से जो जोड़ता है, बोन्स को मसल्स से जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो उसको टेंडन बोलते हैं। याद रखोगे, जो बोन्स को मसल से जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। तो लिगामेंट क्या होता है, इट जॉइन टू बोन्स, जो बोन्स को बोन्स से जोड़ता है, जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, एक बोन्स को दूसरे बोन्स से जोड़ता है, वो होता है लिगामेंट। याद रखोगे, बोन्स को मसल से जोड़ने वाले को टेंडन बोलते हैं और बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाले को लिगामेंट्स कहते हैं। अगला है बच्चों एरियोलर टिश्यू, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ऊपर रह गया था, इसे मैंने नीचे ऐड कर दिया। दो और याद करना, एरियोलर एंड एडिपोज, ये दोनों भी कनेक्टिव टिश्यू के ही एग्जांपल है। देखो मैंने आपको बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू बताए थे ना, ये देखो दोबारा बताता हूं एक बार। आपका हो गया ब्लड, फिर बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। फिर मैं आपको एक एक के बारे में बताया। देखो पहले ब्लड के बारे में बताया, फिर ब्लड के बारे में पढ़ा, फिर हमने बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, देखो पूरा टेबल पढ़ा था, बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, फिर मैंने आपको टेंडन एंड लिगामेंट भी बता दिया। तो सारे खत्म हो गए, ऊपर बताया था। लेकिन दो और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कौन कौन से, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। देखो मैंने आपसे कहा था नोट्स को इस तरीके से बनाया गया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ऐड करा गया, जोड़ा गया चीजों को। तो एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू ये भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो इसके क्या फंक्शन है, एरियोलर टिश्यू जो होता है बेटा, ये स्किन को जोड़ता है मसल से, हमारे स्किन को मसल्स से कौन जोड़ता है, तो एरियोलर टिश्यू। याद रखोगे, स्किन को मसल्स से जोड़ने वाले टिश्यू को एरियोलर टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, जो ऑर्गन के अंदर जगह होती है उसको भरता है, कौन भरता है, एरियोलर टिश्यू। जो ऑर्गन्स होते हैं अगर उनके बीच में कोई खाली स्थान, कोई खाली जगह रह जाती है ना, तो एरियोलर टिश्यू उसको भरता है। इसके अलावा इसको बोलते हैं रिपेयर ऑफ द टिश्यू, ये टिश्यू को रिपेयर भी करता है। मान लो आपको चोट लग गई और चोट लगने के बाद आप देखते हो कई बार ऐसा भी होता है कि बिना दवाई लगाए, दवाई लगा देते हो तो जल्दी ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे मोटे चोट के लिए हम दवाई यूज नहीं करते, फिर भी वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। क्यों, एरियोलर टिश्यू से ठीक कर दिया। एरियोलर टिश्यू का मेन काम है रिपेयर ऑफ द टिश्यू। टिश्यू, हमारे टिश्यू को रिपेयर कौन करता है, वो एरियोलर टिश्यू रिपेयर करता है। नेक्स्ट है बच्चों एडिपोज टिश्यू, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसका काम है फैट को स्टोर करना, ये फैट को हमारी बॉडी में स्टोर करता है। हमारी बॉडी में फैट को कौन स्टोर करता है, तो एडिपोज टिश्यू जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है। यहां पर आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है, अब आता है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू जो होता है बच्चों वो मस्कुलर फाइबर से बनता है। याद रखोगे, मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर फाइबर से बनता है, ये याद रखोगे, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर फाइबर से बनता है। और एक चीज और बता दूं कि मस्कुलर टिश्यू के अंदर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट करते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पिछले साल एग्जाम में आया था कि कौन सा टिश्यू है जिसमें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाया जाता है मूवमेंट के लिए। तो मस्कुलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण हमारा मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट कर पाता है। मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप का होता है, 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बच्चों 3 टाइप के होता है। पूरा चैप्टर क्या जुड़ा हुआ आपस में, आप स्टार्टिंग से समझते जाओ, पूरा चैप्टर आपको लिंक बाय सारा मिल जाएगा। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप का होता है। पहले हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर फाइबर से बनता है, इसमें स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है मूवमेंट के लिए। फिर आप पढ़ रहे हो कि मस्कुलर टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं। मस्कुलर टिश्यू के 3 पार्ट होंगे, पहला होगा स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरा होगा अनस्ट्रेटेड मसल्स और तीसरा होता है कार्डियक मसल। ठीक है, स्टेटेड मसल, अनस्टेटेड मसल और कार्डियक मसल। स्टेटेड मसल को हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं और कई बार इसको वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टेटेड मसल हो, स्केलेटल मसल हो या वॉलेंट्री मसल हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। ऐसे अनस्टेटेड मसल हो या फिर स्मूथ मसल हो या फिर इनवॉलेंट्री मसल हो, इन तीनों का मतलब भी एक होता है। हालांकि कार्डियक मसल अपने आप में अलग होता है। कार्डियक मसल वो मसल होता है जो हमारे हार्ट से जुड़ा होता है, जो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है, वो कार्डियक मसल है। बच्चों अगर हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो जाती है ना, तो हम एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्यों बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, देखो कार्डिक वर्ड से बना है। कार्डिक यदि हमारा हार्ट से जुड़ा हुआ, तो हमारे हार्ट के जितने भी टिश्यू हैं उन सबको अलग कैटेगरी दी गई है। कार्डियक टिश्यू अलग अलग कैटेगरी क्यों दी हुई है, क्योंकि बॉडी के कुछ ही ऐसे ऑर्गन है जो 24 घंटे फंक्शन करता है, और आपको जानते हो हार्ट उसमें से एक है। हार्ट आपके 24 घंटे फंक्शन करता है, तो हार्ट से जुड़ा हुआ जितने मसल्स है उनको हम कार्डिक मसल के बारे में जानते हैं। अब स्टेटेड मसल, स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल क्या होता है, तो वॉलेंट्री मसल वो मसल होते हैं जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, अंडर आर विल एंड कंट्रोल। जो हमारे कंट्रोल, ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में, उन्हें हम वॉलेंट्री मसल कहते हैं। ये हमारे इच्छा अनुसार काम करेंगे जब हम चाहेंगे। जैसे आप हाथ
पैर, ये सब वॉलेंट्री मसल होते हैं क्योंकि हम इच्छा अनुसार काम करते हैं। इनवॉलेंट्री मसल क्या होते हैं? जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करते, नॉट डायरेक्टली कंट्रोल और आर विल, हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करते या हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन होना, डाइजेशन होना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंटेस्टाइन का काम करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंट्री मसल होंगे, और वो मसल जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री मसल होंगे। दोनों में क्लियर हो गया। और कार्डियक मसल आप पढ़ ही चुके हो, जो हार्ट से संबंधित है वो सब कार्डियक मसल है, केवल इतना याद रखना है। द सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, अब लास्ट आपको पता है ना 4 बताए थे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू 4 होते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके टाइप्स पढ़े, फिर आपने कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके टाइप्स पढ़े, फिर आपने मस्कुलर टिश्यू, फिर उसके टाइप्स पढ़े, लास्ट बच्चा बच्चों नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का कोई टाइप नहीं होता। हाँ, नर्वस टिश्यू किससे बनता है ये पूछा था, तो न्यूरॉन से। नर्वस टिश्यू के सेल का क्या नाम है? तो न्यूरॉन। आपको बताया था पिछले चैप्टर में, न्यूरॉन जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है? तो न्यूरॉन होता है, जो नर्वस टिश्यू से बनाता है। और न्यूरॉन कहां पाया जाता है? तो हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरॉन पाया जाता है। ये था आपका बच्चों चैप्टर टिश्यू, जिसमें आपने टिश्यू के सारे पार्ट्स पढ़े। एक बार जल्दी से मैं एक बार रिवाइड करा देता हूं तो आपका वो सारे पॉइंट्स एक बार जल्दी हो जाए। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइड कर लेते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तो मेसेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेसेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है। मेसेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तो मेसेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। फिर परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जब मैस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद हो जाता है तो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल कितने टाइप के होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जो एक ही टाइप के सेल से बनता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? फूड को स्टोर करना या वेस्ट को स्टोर करना। पेरेन्काइमा का एक पार्ट होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा ऐसा पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल हो। इसका काम होता है स्टार्च को मैन्युफैक्चर करना और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद आता है एरेन्काइमा, ऐसा पेरेन्काइमा जो केवल एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है, उसे एरेन्काइमा बोलते हैं। एरेन्काइमा जो एक्वेटिक प्लांट होता है उनको फ्लोट करने में, तैरने में मदद करता है। कोलेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल से बनता है। कोलेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्केलेन्काइमा जो होता है बच्चों वो डेड सेल से बनता है, ये क्लोजली प्लग्ड होता है और इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है इसके अंदर, इसलिए बहुत हार्ड भी होता है। स्केलेन्काइमा स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। नारियल का भूसा किससे बनता होता है? स्केलेन्काइमा से। इसके अलावा अधिकतर सीड्स और नट्स के जो हार्ड कवर होते हैं वो भी स्केलेन्काइमा से ही बनते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है? ये आउटर लेयर होता है प्लांट सेल का, इंटायर सरफेस पे पाया जाता है और इसका मेन काम है प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करना। एपिडर्मिस जो लीव्स को चारों तरफ पाए जाते हैं, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, गार्ड सेल डिसाइड करता है। स्टोमेटा के 2 मेजर फंक्शन होते हैं, पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान, और दूसरा होता है ट्रांसपीरेशन। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो एक से ज्यादा सेल से बनता है उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, और इनको कई बार वस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा वस्कुलर टिश्यू के टाइप्स। वस्कुलर टिश्यू जो आपने पढ़ा था जाइलम, जाइलम का मेन फंक्शन होता है बच्चों वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का मेन काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम टिश्यू के 4 पार्ट्स बताए थे, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसमें जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, बाकी सब डेड सेल से बनता है। फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, इसमें फ्लोएम फाइबर जो है डेड सेल से बनता है, बाकी सब लिविंग सेल से बनता है। एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर 4 टाइप के टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम है, प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। इसके 5 पार्ट होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमर, सिलेटेड कॉलमर और स्टेटेड स्क्वैमस। उसके बाद हमने बात की थी एल्वोली एंड लंग्स में पाया जाता है स्क्वैमस, किडनी और स्लेवरी ग्लैंड में पाया जाता है क्यूबॉइडल, स्टमक और इंटेस्टाइन में पाया जाता है कॉलमर एपिथेलियम। नेक्स्ट किडनी, ट्यूबल्स एंड ट्रैकिया एंड ऑर्बिटक में पाया जाता है सिलेटेड कॉलमर, और स्किन, टंग एंड ईसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ में पाया जाता है स्टेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम है ऑर्गन्स को जोड़ना, ये ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है और ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल थे ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट।
ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर आपने पढ़ा बोन्स इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसमें पोरस होते हैं, पोरस नहीं होते, इसमें ब्लड वेसल पाए जाते हैं, इसमें ब्लड वेसल नहीं पाए जाते। जो बोन्स होते हैं प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट से बनता है, जबकि कार्टिलेज केवल प्रोटीन से बनता है। उसके बाद आपने जाना कि टेंडन क्या करता है, ये बोन्स को मसल से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है, ये जॉइंट टू बोन्स, जो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। एडियोलर, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है जो स्किन को मसल से आपस में जोड़ता है। ये ऑर्गन के खाली स्थान को भी भरता है और रिपेयर करता है, टिश्यू को रिपेयर करने का काम है। एडिपोज क्या करता है, तो एडिपोज बच्चों, एडिपोज जो है वो फैट को स्टोर करता है हमारी बॉडी में। मस्कुलर टिश्यू जो होता है मस्कुलर फाइबर से बनता है, इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है मूवमेंट के लिए। मस्कुलर टिश्यू को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, स्टेटेड, अनस्टेटेड और कार्डियक। कार्डियक जो होता है वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर स्टेटेड का मतलब स्केलेटन और वॉलेंट्री, तीनों का मतलब एक होता है, और अनस्टेटेड स्मूथ और इनवॉलेंट्री, इन तीनों का मतलब एक होता है। जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं बच्चों वो हमारे कंट्रोल में काम करते हैं, और इनवॉलेंट्री मसल होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन से मिलकर बनता है। न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर टिश्यू जो आपने पढ़ा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे टिश्यू के बारे में। बहुत हार्ड चैप्टर है, बट जो आपने पॉइंट टू पॉइंट पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट्स बचा होगा। तो अच्छे से पढ़ना बच्चा, अच्छे से तैयारी करना। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, इससे बाहर आज तक किसी भी एग्जाम में गारंटी है कि इससे बाहर कभी कुछ पूछा नहीं गया। ठीक है बेटा, तो बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आपको एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करना, आपकी रैंक एक बार में आ जाएगी।